मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे क्योंकि 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान को एटमी ताकत बने आज 27 साल मुकम्मल हो गए। इन 27 सालों में पाकिस्तान की एटमी ताकत के हवाले से, पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के हवाले से ना सिर्फ दुनिया भर में बड़ी मनफी बहस होती रही बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इस पर सवालात उठाए जाते रहे। लेकिन रियासत पाकिस्तान हमेशा से अज़्म मुसम्मम की तरह एटमी ताकत के पीछे ज़मानत के तौर पर मौजूद रही और अब 10 मई 2025 के बाद ख़ास तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उन आवाज़ों ने जो पाकिस्तान के जौहरी हथियारों, पाकिस्तान के एटमी ताकतों पर तनकीद किया करते थे, ना सिर्फ वो आवाज़ें खामोश करवा दी गई, खामोश हो गई, बल्कि दुनिया भर ने भी तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान की एटमी ताकत असल में अमन की ज़मानत है। और पाकिस्तान ने साबित किया कि न्यूक्लियर डेटरेंस का जो फार्मूला, जो थीरी उसने एडॉप्ट की थी 1998 में, उस पर पाकिस्तान बिल्कुल हक बजानिब था। भारत की तरफ से जो ख़तरा मुस्तकिल जंग का, जारहियत का हमेशा से पाकिस्तान को लाहक था, उसने एक बार फिर 22 अप्रैल से लेकर 10 मई 2025 तक एक बार फिर अपने आप को वाज़ेह किया और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब इसी सूरत में दिया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। और अब पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया कि पाकिस्तान की एटमी ताकत, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो मौजूद है, ये उसकी न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए इंतहाई अहम है। और पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है बावजूद भारत के और भारत से मुकाबले में भारत के साथ ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के हवाले से। इसी पर आज डिबेट करेंगे कि 22 अप्रैल से 10 मई 2025 के दौरान का जो ड्यूरेशन है, इसने किस तरह से पाकिस्तान के एटमी ताकत होने के सिग्निफिकेंस को मज़ीद उजागर किया है एंड व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर नाउ। आज 28 मई के 27 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहाँ से जो पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, अपनी जंगी काबिलियत उसने साबित कर दी, अपनी सियासी और सिफारती काबिलियत भी उसने साबित कर दी। अब यहाँ से आगे बढ़ के इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा कैसे हो सकता है? एटमी ताकत तो हम बन गए हैं, अवाम के मसाइल हल करके हम एक खुशहाल ताकत कब बन सकेंगे? प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर, PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नन अदर दैन सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, 28 मई 27 साल आज मुकम्मल हो गए। सिग्निफिकेंस क्या है इन 27 सालों के मुकम्मल होने की, ख़ास तौर पे जबकि अभी हमने 10 मई का मार्का हक की, अभी हम उस जश्न के मोड में और उस मूड में अभी भी हम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जैसे कि आपने अपने इब्तदाई गुफ्तगू में गरीदा बताया कि 27 साल आज मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने हुए। तो सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को आज के दिल की मुनासबत से, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक ऐसी अजीम कौम है और आप एक ऐसा अजीम मुल्क के शहरी हैं कि जिनका सर अल्लाह ताला ने मुस्लिम उम्मा में भी और पूरी दुनिया में भी बतौर एक एटमी मुल्क होने के बुलंद किया, और ये एजाज़ अल्लाह ने आपको दिया कि आप वाहिद दुनिया में इस्लामी मुल्क हैं जो कि एटमी क़ुव्वत हैं। अब जो आपने 27 सालों का जिक्र किया, तो मैं ये बात यहाँ से शुरू करूँगा कि देखें, 26 मना चुके हैं हम यौम तकबीर। चूँकि जब चागिर के पहाड़ों में जब 6 धमाके किए गए, तो उन धमाकों से और नारा तकबीर की गूंज से, जो कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का आप ये कहें कि वो नारा है कि जिसकी बुनियाद पे अभी आपने 10 मई का जिक्र किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब जवान मैदान अमल में उतरते हैं और मार्का हक में जब वो, चाहे हमारे वो शाहीन हों, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट हों, हमारे बर्री फ़ौज के जवान हों, हमारे नेवल फ़ोर्स के जवान हों, जब वो मैदान जंग में नारा तकबीर अल्लाहु अकबर लेकर चलते हैं, तो उनके जिस्म के अंदर जो एक ईमान का जज्बा और हरारत और खून होता है और जज्बा शहादत होता है, उसे इंडिया कभी शिकस्त नहीं दे सकता, उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच सकता। तो यही नारा लगा के जब 28 मई 1998 को 6 धमाके किए गए, तो
चागी का पहाड़ जब लरज़ उठा इस नारे की वजह से और धमाकों की वजह से, तो उस बुनियाद पे इस दिन का नाम जो है यौम तकबीर अल्लाह अकबर रखा गया। तो बात मैं ये कर रहा था कि 26 यौम तकबीर एक तरफ और आज का यौम तकबीर एक तरफ। असल मुद्दा ये था, बात थोड़ी लंबी हो गई। हाँ, दुरुस्त कहा आपने। 26 यौम तकबीर ना मेरे समेत, यानी हमने हर दफ़ा, मैं अभी भी यौम तकबीर की तकरीब से आ रहा हूँ, हमारे मर्कज़ी सेक्रेटेरिएट में बहुत अच्छी तकरीब, एहसन इकबाल साहब जो है फेडरल मिनिस्टर, वो चीफ गेस्ट थे, और हमारे इस्लामाबाद के बाकी अकाबरीन, वहाँ भी मैंने ये बात की। मैंने कहा मैंने भी जो 26 मनाए ना इससे पहले, वो मुख्तलिफ थे, सारे मनाए, बहुत जज्बे से मनाए, फ़ख्र से मनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नवाफिल पढ़े, कौम को मुबारकबादें दी, एक दूसरे को गले मिले, सब किया। लेकिन ये उनसे मुख्तलिफ था। क्यों? इसलिए मुख्तलिफ था कि आज एक एक पाकिस्तानी, एक एक बच्चे, बूढ़े, हमारी माँओं बहनों, सबको पता है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का जो दिफा नाकाबिले तस्खीर है वो आपकी एटमी कुव्वत होने की वजह से है। हम 26 सालों से ये सुन रहे हैं ना, 27 सालों से, कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और उसकी बुनियादी वजह एटमी कुव्वत है। इंडिया ने इस वक्त जो जाहिरियत की और उनका एक ये कहें कि बदनुमा चेहरा उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, जो अभी भी जो है जो बातें कर रहे हैं वो स्टेट्समैन सोच भी नहीं सकते कि इस हद तक गिरी हुई बातें करें, जो अभी भी कर रहे हैं। तो आज जो है कौम पूरी तरह आगाह है कि ये प्रोग्राम हमारे लिए कितना ज़रूरी था और पाकिस्तान में अमन के लिए, हमारे दिफा के लिए हमारा एटमी कुव्वत होना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, इसलिए मैं इस पर ताकीद कर रहा हूँ कि आज लोगों को ये पता लगा है और हर बंदा और हर बच्चा इस बात के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आलमी दुनिया को भी पता चल गया, दुनिया में भी कि ये अमन की ज़मानत है। आज एहसन इकबाल साहब ने बताया कि एक मगरबी मुल्क का नाम ले रहे थे कि वहाँ पे जब इमिग्रेशन में मेरे एक दोस्त गए और उन्होंने पासपोर्ट रखा, अपनी तकरीर में जिक्र कर रहे थे, तो उसने सब पासपोर्ट देखा, उसने कहा वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। यानी जस्ट इमेजिन, मगरबी ममालिक, इस्लामी ममालिक में तो हमारे पाकिस्तानियों को लोग पकड़ पकड़ के मुंह चूम रहे हैं उनका, जी बिल्कुल, और उनके सर फख्र से बुलंद है, मुबारकबादें ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत और फतह दी है, ये पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इसमें जो हमारे हीरो हैं, आज के दिन सबसे पहले जिसने इस काम का आगाज़ किया उसका नाम है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने जब ये कहा उन्हें कि मैं ये सलाहियत रखता हूँ कि मैं मुल्क को इंशाल्लाह एटमी कुव्वत बना सकता हूँ, मैं एटम बम बना सकता हूँ, अगर आप सपोर्ट करें और इजाज़त दें, उन्होंने भरपूर सपोर्ट दी। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक अजीम कौम का बेटा, मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान है और इंशाल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान कायम रहेगा तो एक एक फ़र्द जो है वो उनका एहसानमंद रहेगा जो इस कौम के मोहसिन है। और फिर उनके साथ पूरी टीम साइंटिस्ट की, देखें ना, जब कोई मैच जीता जाता है तो कप तो कप्तान उठाता है लेकिन उसके पीछे 10 लोग और भी होते हैं, तो ये भी टीम वर्क था। हम उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, कि जिन्होंने उस वक्त बहादुरी के साथ ये फैसला किया। देखिए इंडिया ने 5 धमाके किए और उसके बाद हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हमारे ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, सेंक्शंस की धमकियाँ, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उस वक्त हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, बैठे ये फैसला किया और मियां साहब ने कहा कि नहीं, हम ना दबाव में आएंगे ना लालच में आएंगे, हम अपने मुल्क को ये इज़्ज़त देंगे। और आज उसका आप समर देखें कि 27 साल बाद वो फैसला कितना अहम साबित हुआ और ये एजाज़ पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से आज कहाँ ले गया। मैं सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का भी व्यू पॉइंट इस पे लेना चाहूँगी। सेंटर साहब, 1998 से लेके अब तक इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन जो 60-70% आबादी है वो 98 से लेकर 27-28 साल की उम्र के जितने नौजवान हैं, 30-35 साल की उम्र तक के भी जितने नौजवान हैं, ये उनकी ज़िंदगी में पहला मौका है कि उन्होंने इस किस्म की जंग देखी हो और उनको एहसास हुआ हो, क्योंकि आपकी पार्टी यूथ की नुमाइंदा पार्टी होने का दावा रखती है। सो 60-70% कम अज़ कम यूथ, उसके लिए पहला मौका है कि उसको अपनी आंखों से देखने का मौका मिला कि हाँ, पाकिस्तान जो एटमी क़ुव्वत है उसका फ़ायदा क्या है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, मैं तो कौम को मुबारकबाद आज के दिन देने के अलावा मैं तो दुआगो हूँ AQ खान साहब और जितने भी हमारे साइंसदान हैं जिन्होंने ये एफर्ट किया और हमें पावर बना दिया, उनके लिए दुआगो हूँ। मुझे तो AQ खान साहब का मैं वकील भी था और जिस वक्त ये बन रहे थे
हम लोग एटॉमिक अभी एक्सप्लोजन नहीं की थी हमने, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ जा रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि कितनी मुश्किलात थी। पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर ना बने। AQ खान साहब के खिलाफ एक केस भी बना दिया था हॉलैंड में, जहां उनको मेरे वालिद साहब ने डिफेंड किया था जी बिल्कुल। और वो बरी हुए थे उस केस से, ताकि उन्होंने सीक्रेट्स चोरी किए हैं। इसी तरह बहुत बार उनको उनके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन मेरा ख्याल है खराज तहसीन हमें अपने सारे सियासतदानों को भी देना चाहिए कि उस वक्त थ्रू आउट, जब से हमने भुट्टो साहब ने मुल्तान में साइंटिस्ट्स को इकट्ठे किया था और कहा था कि हमने ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, आप बना सकेंगे, और सारे साइंसदानों ने अल्लाह अकबर का नाम लेके कहा था, नारा बुलंद करके कहा था कि हम बिल्कुल बनाएंगे, और फिर उन्हें बनाया। तो इन सब का ये सारी हिस्ट्री अगर आप देखते रहें, बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि हमने किस तरह पूरी दुनिया का मुकाबला किया और फाइनली हमने ये एटॉमिक पावर बन गए। और उसका जो फ़ायदा हो रहा है वो अब नज़र आता है कि एक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर डिटरेंस का। पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा था कि जनाब हमने ये न्यूक्लियर पावर बनने का दावा जो किया है और जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की है, इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी पे हमला करना चाहते हैं, ये एक डिटरेंस है कि कल को हमें कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर को फिर लोग डरते हैं जस्ट बिकॉज आप न्यूक्लियर पावर हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अहम दिन है, इसीलिए हम मनाते हैं इसको, क्योंकि इससे हमारी एक जो पाकिस्तान की सालमियत है और सिक्योरिटी है उसको वो नज़र आती है आपको सामने। और जो यूथ है ऑब्वियसली उन्होंने पुराने ज़माने की जंगें नहीं देखी, 1971 या 65 की जंग नहीं देखी, सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने पहली बार देखा। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस तरह हमने हिंदुस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी, उन्होंने रात को एक दहशतगर्दी का हमला किया, उन्होंने हमारे सिविलियंस पे हमला किया और उन्होंने झूठ बोले अपने मीडिया पे। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल एक मैच्योर कौम की तरह खड़ा रहा, निडर कौम की तरह खड़ा रहा, बहादुर कौम की तरह खड़ा रहा। हमारे पायलट्स ने इस तरह एक रात में ही पूरा चेंज कर दिया सिनेरो, और वो नजर आ गया पूरी दुनिया को कि हमारा मुकाबला हिंदुस्तान कर सकता, हवा में भी और जमीन पर भी। और आज तो वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि 4 राफेल गिराए हैं, 6 तैयारों में वज़ीर आज़म साहब ने 4 राफेल का जिक्र कर दिया। 4 की तो न्यूज़ है मेरे लिए, लेकिन 3 तो कंफर्म्ड हमारी जो डिनाइल भी नहीं आ सका हिंदुस्तान से उसका। तो 6 जहाज बहरहाल गिराए हमने। और एक इशू ये है कि एक रात में हमने दिखा दिया कि हम आसमानों के बादशाह हैं, और हिंदुस्तान अपने रफेल ले आया, जो भी है वो इक्विपमेंट के पीछे तो एक इंसान है ना, एक पायलट है। तो हमारे पायलट्स ने दिखा दिया कि आप जो भी इक्विपमेंट ले आएंगे हमने आपको मार गिराना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हर तरफ से हमें ये एक तरह से जीत हुई, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जीत हुई। लोगों ने देखा मोदी का असल चेहरा, वो बेनकाब हो गया, नजर आ गया कि वो दहशत है, एक इंतहा पसंद है, उसको ना कोई मुआहदों का डर है, ना उसको कोई किसी किस्म का इंसानी जान का डर है। लेकिन ये इसके बावजूद आज का दिन एक गौर करने के लिए भी है, और गौर ये है और फिक्र ये है कि अब हम अपने पानी का क्या करेंगे। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा इशू है जो अभी तक हमारे सामने है, और बड़ा एक मेजर इशू है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अब कोशिश करनी है कि पानी को किस तरह वो कंट्रोल करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड करके रखी हुई है, अपने वो कहते हैं हमने अबेंस में रखी हुई है, लेकिन हमने अब उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल करना है, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है। मेरी नज़र में ये अभी तक जंग का ऐलान है, और जब भी आपका पानी का कोई तब्दीली करना चाहे या मोड़ना चाहे हिंदुस्तान, तो ये फिर एक तरह जंग में हम अभी भी हैं, आज के दिन भी जंग में है मेरी नज़र में। तो मेरा कि हमें उसके ऊपर भी फिक्र करना चाहिए कि इसका हमने क्या रद्द-ए-अमल करना। तो इस पे आपकी सजेशन आनी चाहिए ना सर, मिनिस्टर साहब साथ बैठे हैं, हुकूमत आपको सुनती है, पार्लियामेंट में आपको सुनती है, आपकी तरफ से सजेशन आनी चाहिए ना सर कि फिर क्या किया जाए, पाकिस्तान क्या करे मज़ीद। मैंने तो बड़ा इसकी सजेशन दी थी अपनी सेनेट की स्पीच में भी, बड़े सिंपल इसका सजेशन है। पहली बात तो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी को वो उसको मुअत्तल कर ही नहीं सकते, उसको सस्पेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इंडस वाटर ट्रीटी की एक शिक है 12(4),
उस 12(4) के तहत किसी को हक नहीं है कि वो ट्रीटी को ख़त्म करे। ट्रीटी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उस पर अमल दरामद हो चुका है, 3 दरिया उन तक जा चुके हैं, 2 दरिया जो हैं 3 दरिया जो हैं हमारे पास हैं, और अब वो ये नहीं कर सकता हिंदुस्तान के वो अपने 3 दरिया भी ले जाए और हमारा बाकी 3 दरिया का पानी भी ले जाए। इंटरनेशनल कानून भी बड़ा वाज़ेह है, जो पानी का कानून है वो कहता है कि अपर रिपेरियन हो जो हिंदुस्तान है, यानी कि हिंदुस्तान से पानी पाकिस्तान में आ रहा है, हम लोअर रिपेरियन है, तो अपर रिपेरियन इंडिया लोअर रिपेरियन पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता। अगर वो रोकता है तो वो एक इंसानी जंगी जुर्म कर रहा है, और उसके खिलाफ मोदी और उसकी काबिनेट के खिलाफ भी यूनाइटेड नेशन में भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी आप एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, बल्कि हमने एक मीटिंग भी की थी जिसपे मैंने ये सजेशंस दी थी। तो उम्मीद ये है कि हुकूमत जो है इन सजेशंस पे कुछ अमल दरामद करेगी, और क्योंकि पानी का इशू हम सबका इशू है, पानी के बगैर हम सारे जो हैं उन बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें हमारी 90% जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, वो इस पे डिपेंड करती है। पानी पीने का नहीं रहेगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको आपका यानी करोड़ा लोग जो हैं पाकिस्तान के वो स्टार्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम इशू है, ये एक वाटर बॉम्ब है और उसको टैकल करना है। मैंने काफ़ी सजेशन दी थी, बैनुल अक़वामी कानून भी हमारे साथ है, ट्रीटी भी हमारे साथ है, जो इंसानी हकूक़ के कवानीन हैं वो भी हमारे साथ हैं। हमें फुल थ्रॉटल के साथ आगे चलना चाहिए और वापस काउंटर अटैक करना चाहिए हिंदुस्तान पे। और आखिरी बात मैं कह दूं कि अगर फिर भी इसके बावजूद हर डिप्लोमेटिक प्रेशर और हर कानूनी प्रेशर के बावजूद अगर मोदी ने वो किया कि पानी हमारा मोड़ा एक कतरा भी, तो हमारे पास ये भी हक है बैनुल अक़वामी कानून में कि हम उनके मुल्क में जाके जो भी बंदोबस्त कर रहे हैं उसको मिसाइल अपने जहाज़ों के जरिए हम बर्बाद कर दें। जबरदस्त, ये तो पाकिस्तान स्टेट कर चुका है एज अ पॉलिसी कि पाकिस्तान ऐसा करेगा अगर भारत की सरकार ने ये करने की कोशिश की। बट बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेस किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन जो सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बात किया है, वो एटॉमिक बॉम्ब तो हमने बना लिया, उसका आज हम एक और जश्न भी मना रहे हैं। जैसा डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कि आज अनोखा ही जश्न है, आज अलग ही जश्न है। एटॉमिक बॉम्ब तो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वाटर बॉम्ब का तोड़ हम कैसे निकालेंगे, इस पे ज़रा मिनिस्टर साहब से जवाब लेते हैं। कुछ मज़ीद सवाल भी हैं, सेंटर साहब से भी करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है आज सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक साहब, एक सवाल के दो हिस्से, एक तो एटॉमिक बॉम्ब हमने ले लिया, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अफादियत भी हमने देख ली अपनी ही ज़िंदगियों में। वाटर बॉम्ब जो अब नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करना चाह रहा है, उसका तोड़ आपकी हुकूमत के पास क्या है, और जो सजेशंस दी हैं सेंटर साहब ने उस पर आप लोग अमल करेंगे? एक तो ये सवाल का हिस्सा। दूसरा, अभी बजट आने वाला है, तो क्या हुकूमत डिफेंस बजट में इजाफा करने जा रही, और करने जा रहे हैं तो पैसे कहाँ से ला रहे हैं? देखिए, ये जो वाटर बॉम्ब की आपने बात की है, सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने सेनेट में जो तकरीर की इस टॉपिक पे, मैं उस दिन सेनेट में मौजूद था। ये बाकायदा इस चीज़ के ऊपर डिबेट सेनेट में जारी है, और अभी जब इंशाल्लाह 10 जून को दोबारा सेनेट का इजलास होगा, ये डिबेट कंटिन्यू करेगी। अभी हमने इसे क्लोज़ नहीं किया, ये जारी है, और इंशाल्लाह इसको हम किसी एक मंतकी अंजाम पे लेके जा रहे हैं। और उसमें बहुत खूबसूरत तकरीर की अली ज़फ़र साहब ने, और बड़े फैक्ट्स पे की, और उन्होंने तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के हवाले दिए, UN चार्टर के हवाले दिए, पानी के हवाले से पूरी दुनिया में जो इश्यूज़ यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर हल होते हैं, वहाँ पे क्या क्या आर्टिकल्स हैं, वो सारे रेफरेंसेस दिए मैंने। तो माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा मैंने अपनी तकरीर, जो जवाबी तकरीर मैंने की, गो के वो कंक्लूडिंग स्पीच नहीं थी, लेकिन मैंने इनकी स्पीच की तारीफ़ की, और उसमें एक चीज़ उन्होंने और भी की, ये तो फैक्ट्स की थी बात, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मसला ऐसा है कि जिसमें हमें अपने तमाम सियासी इख्तलाफात साइड पर रख के, और हमने पूरी कौम मुत्तहिद होकर हमने लड़ना है, और हमने इस मसले के लिए हम बिल्कुल एक कौम है। तो ये बड़ी अप्रिशिएबल दोनों हवालों से उन्होंने बात की। और जो आखिरी बात है, मैं उसे कहूँगा कि मैं पहले अपनी बात का आगाज़ वहाँ से करूँगा कि जब तक आप मुत्तहिद नहीं हैं, जिसका मुजाहरा आपने देखा है जब इंडिया ने अपनी जहारियत की, तो पूरी कौम किस तरह इकट्ठी हो, ऐसे एक बंद मुट्ठी की तरह मैं कहता होता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने जोश जज्बे के साथ अपने अंदर भी, और उसके साथ साथ अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ भी
उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल डट के खड़े हैं, और उससे जो फ़ौज का हौसला मिलता है ना, वो कमाल का होता है। तो इंशाल्लाह एक तो पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, अपोजिशन पार्टीज़, सबको कहूँगा, इत्तेहादी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लीड किया, सारी चीज़ें कई दफ़ा आ चुकी हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये काबिल सताइश है और इस जज्बे की ज़रूरत है। इसी को लेके हमने आगे बढ़ना है। आप सोल्यूशन की बात करें तो पहला हाल तो ये है कि वो शुड स्टैंड यूनाइटेड एज अ नेशन। दूसरी बात ये है जी कि देखिए, इसमें अब टेक्निकलिटीज़ ये हैं कि टोटल जो है ना 6 दरिया हैं पाकिस्तान इंडिया, और चूँकि वो अपर पेडेस्टल पे है तो लिहाजा दरियाओं का रुख जो है ना शुरू इंडिया की तरफ से आता है और पानी बाद में पाकिस्तान आता है। जब ये मुआहिदा हुआ इंडस वाटर ट्रीटी, तो उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के माहिरीन नहीं बैठे, बल्कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन जो इस सब्जेक्ट को समझते थे वो भी इस डायलॉग का हिस्सा बने, और इस ट्रीटी सबकी मुशावरत के साथ हुई। ठीक 2 ऑप्शंस थे। एक तो ये था कि हम परसेंटेज दरियाओं में पानी की तय कर लें कि इतना % पानी इस दरिया का इंडिया को मिलेगा, इतना % पाकिस्तान को मिलेगा। अब वो फिर हर दरिया के ऊपर आपका उलझाव और मसले मसाइल बने ही रहने थे। तो फिर तय ये पाया कि उसे कहते हैं डाइवोर्स सेटलमेंट, यानी 3 दरिया एक मुल्क डाइवोर्स कर दे, वो सारे के सारे इंडिया ले ले, 3 सारे पाकिस्तान ले ले। तो ये ट्रीटी बुनियादी तौर पर जो है वो इस बुनियाद के ऊपर हुई है कि 3 दरिया हमने इंडिया को दे दिए, 3 हमने ले लिए। अब 3 जो पाकिस्तान के हिस्से में आए, उसकी बात सेनेटर अली ज़फ़र साहब ये कर रहे थे कि कोई आलमी कानून उस मायदे के लिखी एक शर्त इंडिया को रत्ती बराबर इस ट्रीटी में तब्दीली करने की गुंजाइश नहीं दे सकता। गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। किसी तरह की कोई तारीफ होगी दोनों मुल्कों की मुशावरत से होगी, और उसके बाद जो इंडिया ये चाह रहा है कि वो दूसरे मुल्क का पानी बंद कर दे, वो तमाम ट्रीटीज़, इंटरनेशनल कवानीन तमाम जो हैं वो किसी सूरत भी एक हमारा जो है ना पानी की बूंद वो इंडिया नहीं रोक सकता। चाहे वो उसके लिए ज़ाहिर है हमारे पास तमाम इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं, और फिर ये भी कि इंटरनेशनल कवानीन इस बात की इजाज़त देते हैं कि अगर कोई आपका पानी बंद करे तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, और जब एक्ट ऑफ वॉर होगा तो फिर आप उन्हीं इंटरनेशनल कवानीन के तहत ये राइट रखते हैं कि आप जो वो कोशिश करें वहाँ अपने मिसाइल, अपने किसी और टेक्नोलॉजी से उसको आप उड़ा सकते हैं। ये इंटरनेशनल कवानीन है, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे खित्ते में ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सिर्फ उनके तैयारे ही नहीं गिराए, सिर्फ उनके फ़ौजी अड्डे ही नहीं तबाह किए, उनकी डिफेंस इंस्टॉलेशन से नहीं तबाह की, बल्कि हर फोरम के ऊपर हमने उन्हें मारा है। हमारे सफारती जो साहब ने 4 रफाल तैयारों का जिक्र कर दिया। मतलब ये देखे ना, मैं कहता हूँ जी कि 100% हकाइक के मुताबिक हमारी मीडिया ने रिपोर्टिंग की, DGISPR ने हकाइक बताए, और पाकिस्तान का ये जो चेहरा दुनिया के सामने गया है ना, हम फैक्ट्स की बात करते हैं, हम हकाइक की बात करते हैं, इंडिया झूठ फैलाता रहा, प्रोपोगंडा फैलाता रहा। उसके बाद ये जो हमारा स्टैंड है पाकिस्तान का कि हम अमन के साथ हैं, हम एस्केलेशन की बात नहीं कर रहे। अब देखें जो नरेंद्र मोदी का बयान था परसों का, जी रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। और बड़े बॉलीवुड स्टाइल में उसने, बॉलीवुड हीरो खुद को समझते हुए उसने वो अल्फाज बोले। और मैं एक प्रोग्राम में था अमित मीर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा, उन्होंने शोले फिल्म का ना एक क्लिप चलाया और उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जो है ये गब्बर सिंह है इंडिया का। तो मैंने कहा जी उसने शोले फिल्म तो देखी होगी मीर साहब, उसने मौला जट फिल्म नहीं देखी, और उसे ये नहीं पता कि हमारे जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब वो भी एक जट हैं। मैंने कहा 2 बातें उसे पता होती तो कभी इस तरह की हरजा रसाई ना करता। लेकिन बात यह है कि मैंने जो अमन की बात की है ना, डिफेंस बजट पे कमेंट कर दीजिए, देन आई हैव टू गो टू सेंटर साहब एज वेल। जी मैं आपको ये डिफेंस बजट के हवाले से मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि मैं आपको उस बारे में कोई बात कर सकूं, चूँकि ये टेक्निकल बात है। हमारे जो फाइनेंस के माहिरीन है वो इस पे काम कर रहे हैं, तो दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट। ठीक, सेंटर अली ज़फ़र साहब, लेकिन मैं इसके हक में हूँ, ये राय मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि बढ़ना चाहिए डिफेंस बजट, बढ़ना चाहिए। उसकी वजह ये है, पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए बात ये है कि जब कौमों के ऊपर आजमाइश आती है, जब कौमों के ऊपर इम्तहान आते हैं, तो कौमें ऐसे तो नहीं बनती कि आप जनाब एक पुरतयश जिंदगी भी गुजार रहे हो और उसके बाद आपका दफा भी मजबूत हो और सारी चीजें ठीक हो। मिनिस्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा हो जाए और मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्टर्स की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। मिनिस्टर्स की तनख्वाह को MNA की तनख्वाह के बराबर किया गया है। मिनिस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में तो MNA की तनख्वाह ले रहे हैं। जो मिनिस्टर्स MNAs हैं वो MNAs की सैलरी भी ड्रॉ करेंगे, मिनिस्टर की सैलरी भी ड्रॉ करेंगे? नो, एक सैलरी विड्रॉ करेंगे और MNA की हैसियत से करेंगे। अच्छा। उन्हें बतौर मिनिस्टर
कोई फालतू मराद, कोई फालतू तनख्वाह नहीं दी जा रही। इट शुड बी क्लियर। डुअल सैलरीज नहीं है ये? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये मेरा सब्जेक्ट है ना, क्योंकि मेरी वजारत का सब्जेक्ट है जी। इसलिए मैं आपको फैक्ट्स में बता रहा हूँ कि मिनिस्टर्स जितने भी हैं बतौर वजीर तनख्वाह नहीं ले रहे, बतौर MNA वो तनख्वाह ले रहे हैं जो MNA की है। हाँ। बाकी डिफेंस लेकिन जो बजट के हवाले मिनिस्टर्स से मैं आपको MNAs ये अर्ज नहीं कर रहा हैं, था, जो मिनिस्टर्स MNAs नहीं है उनकी तो बढ़ गई ना। नहीं वो फिर सेनेटर की तनख्वाह लेंगे, जो एक सेनेटर ले रहा है सेनेटर है ना, बाकी जो MNAs नहीं है वो सेनेटर की तनख्वाह लेंगे, उनकी भी ड्यूअल तनख्वाह नहीं है। ठीक। लेकिन आखिरी एक कमेंट मैं दोबारा ये करूँगा कि हमें कोई भी ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर बायसियत कौम उठाने पड़े, हम तैयार हैं। ठीक। जंग अभी बंद नहीं हुई, फायर बंद हुआ है। मोदी फिर फायर की बात कर रहा है, लेकिन अमली तौर पे फायर बंदी हुई है ना, जंग बंदी तो नहीं हुई। तो इस चैलेंज को खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कोई इंडिया ऐसी हरकत करता है तो हमने उसको इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ मुंह तोड़ जवाब देना है। राइट। तो अगर डिफेंस बजट बढ़ता है पाकिस्तान का, इसमें कोई मुजायका नहीं है, ये बढ़ना चाहिए। ठीक। सेंट्रल एलिजाफर साहब, मैं आपका कमेंट चाहूंगी, डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए या ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में भी 8 अरब से लेके 80 अरब वाले डिफेंस बजट वाले मुल्क को जिस तरह शिकस्त दी है। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट सर? देखें, हर बजट जो होता है ना हर साल, सबसे पहले तो उसकी एक थीम होती है। हर साल का बजट पिछले 30 साल का आप देख लें, कोई ना कोई उसकी थीम होती है बजट की, अपनी सिचुएशन देखते हुए। मेरी नज़र में इस बजट का थीम जो है वो होना चाहिए, बड़ी क्लियरली मेरी दिमाग में है, और वो है कि जो हमारे गरीब लोग पिस रहे हैं उनके वेलफेयर और बेनिफिट के लिए। यानी कि इसमें हेल्थ और एजुकेशन जो है इस बजट में बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें। अब दूसरी तरफ ये भी पोजीशन है कि हिंदुस्तान, ये जो इनको डिफीट हुई है, जो ये हारे हैं जंग, इसके बाद वो कोशिश करेंगे कि मज़ीद हथियार और मज़ीद टेक्नोलॉजी अपनाएं, और उसके लिए वो काफ़ी पैसा खर्च करने के लिए तैयार होंगे। तो एक थॉट प्रोसेस है, एक ज़रूरत है कि हम भी अपना फिर बजट उसके मुताबिक ही प्रोपोर्शनेटली अपनी जो हमारी GDP है उसके मुताबिक सोचते हुए इसको बेहतर करें। लेकिन जब बजट आप एक चीज़ का ज़्यादा करते हैं, डिफेंस का ज़्यादा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कम करनी पड़ती हैं। तो क्या गुंजाइश है इस बजट में, कितनी गुंजाइश है डिफेंस बजट को आगे लाने की, वो देखना पड़ेगा जब ये बजट आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप हेल्थ से लेके, सेहत के से लेके, डेवलपमेंट बजट से लेके, आप एजुकेशन के बजट से लेके डिफेंस में डाल दें, तो फिर ये एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इसका नुकसान लॉन्ग टर्म ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको, अगर आप अपनी एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकते हैं और एक्सपेंडिचर्स को कम करके बजट उधर डाल सकते हैं, उस पैसा डिफेंस में, वो अलग बात है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है। ये सिंपली इतनी सिंपल चीज़ नहीं होती कि आप एक डिफेंस बजट उठा दें और आप समझें कि ये हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। इस आपने फरमाया सवाल में भी कि पैसा तो आपके पास एक लिमिटेड है, आपने उसके अंदर ही अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। तीसरी चीज़ जो मेरे ख्याल है अहम है, जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं हर बजट में, और वो है कि हमारा बजट 1 साल का होता है, बल्कि कई बार तो 3 महीने का होता है। उसके बाद आप हर 3 महीने बाद उसमें चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, तब्दीलियाँ करते हैं। तो इसका मतलब हम शॉर्ट साइटेड बजट लेके आते हैं, यानी कि हम अपने नाक से आगे नहीं देखते। बजट को 10 साल 15 साल के प्लान के साथ मैच करना पड़ता है। आप 10 साल 15 साल का प्लान बनाएं और फिर बजट को उसके साथ मैच करें, तो फिर एक प्रोग्रेस होता है। आप किसी भी मुल्क को देख लें जिसने तरक्की की है, उन्होंने इसी साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट किया है और उसके मुताबिक उन्होंने आगे अपना बजट्स किए हैं। हमारा बजट बदकिस्मती से ये होता है कि आप सिंपली कहते हैं कि बजट पास कर दें इस जून में, मई जून जुलाई अगस्त निकल आएगा, सितंबर में जाके फिर तब्दीलियां कर देंगे, अगली जनवरी फिर कर देंगे, और ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। इसको हमने तोड़ना है, तब भी हम मेरा ख्याल है एक मजबूत बजट बना सकेंगे मुस्तकबिल में। राइट। ये कुछ मेरे ब्रीफ कमेंट्स थे, बाकी नहीं, बड़े सब्सटेंशियल व्यू पॉइंट है आपका और अच्छे कमेंट्स हैं आपके, सॉलिड कमेंट्स हैं आपके। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। उसके बाद जो थोड़ा सा वक्त प्रोग्राम कर रहा है, थोड़े से मजीद सवालात करेंगे। सेंट्रल अली जफर साहब और डॉक्टर तारिक फल चौधरी मौजूद है हमारे साथ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूदा प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब। तारिक साहब, एटमी कुव्वत तो हम बन गए, एक खुशहाल कुव्वत हम कब बनेंगे? जो सेंटर अली जफर साहब भी बात करते कि बजट का थीम इस दफ़ा फोकस होना चाहिए अवाम की खुशहाली। देखिए, मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूँ कि बजट जो है उसको अवाम दोस्त होना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की इस वक्त कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अवाम को दे सकें वो ज़रूर दें। पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, महंगाई जो है वो मौजूद है मुल्क में, अभी गायब नहीं हुई। हालांकि सर तोड़ कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको कम किया जा सके और आवाम की रीच में जो कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हर पाकिस्तानी के पास हों, जिसमें आपकी तालीम भी है, जिसमें आपकी सेहत है, जिसमें आपकी आप ये कहें कि सिक्योरिटी है, जिसमें आप एटमी कुव्वत बनने की सलाहियत है अगर हमारे पास, तो गुर्बत ख़त्म करने की सलाहियत का नहीं है? देखिए, चैलेंजेस तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बात फिर वो वसाइल की होगी। अब देखें ना, हम कर क्या सकते हैं? एक तो ये कि हम अपनी जो डेवलपमेंट बजट है देखें कि उसमें हम कितना कट लगा सकते हैं, और मेरे इस वक्त मालूमात के मुताबिक तकरीबन 100 अरब रुपए का जो डेवलपमेंट बजट है उसमें कट लग रहा है इस बजट में, डेवलपमेंट की मद में जो चीज़। और वो कहाँ जाएगा? वो तो फिर जाहिर है फैसले किए जाएंगे ना कि इसको कहाँ जाएगा। वो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाएगा। डिफेंस में भी जाना चाहिए, मैं तो अपनी राय आपको दे चुका हूँ उस पर। लेकिन ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल डिबेट स्टार्ट हो जाती है फिर, क्या अवामी मंसूबों पे कट लगा रहे हैं और डिफेंस की तरफ लेके जा रहे हैं आप? नहीं, अवामी मंसूबे जो हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें कि वुज़रा को जो गाड़ियाँ हैं वो 1000 सीसी दी जाएंगी, इससे ऊपर की गाड़ी वुज़रा को नहीं दी जाएगी। अगर इस हद तक भी ऑस्टेरिटी मेजर्स पाकिस्तान को लेने पड़े तो ज़रूर लें, और इस तरह के अखराजात में कमी जितनी भी हो सकती है फिर ज़ाहिर है फिर हर लेवल पे होगा। ये आपको याद होगा कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये ड्राइव में कहाँ से कर रहा हूँ, ये जुनेजो साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने वुज़रा के लिए 1000 सीसी ऊपर गाड़ी की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह सरकारी अफसरान, सेक्रेटरी सारे। तो ये बात है कि ये फिर आपको सिंबॉलिक ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक बात बचत। दूसरी बात ये है कि जब हम कौम की बात करते हैं कि हम एक कौम है, मुत्तहिद हो गए हैं, हमारे अंदर एक अज़म पैदा हो चुका है कि पाकिस्तान को हमने एक नया मुल्क बनाना है, और ये बिल्कुल ठीक बात है। जो 9 मई का पाकिस्तान था, 10 मई को एक मुख्तलिफ पाकिस्तान देखा हमने। जो इंडिया से जंग के बाद 10 मई को एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है आज, जिसमें जो असल नया पाकिस्तान बना वो 10 मई के बाद बना। वो 10 मई के बाद बना, जिसमें अब लगन है, जज्बा है, लोगों के अंदर जो है वो एक तड़प है, कौमियत है। आखिरी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंटर साहब का जी ज़रूर। लेकिन अब इसमें देखें ना, एक और बात जो मैं कर रहा हूँ कि इस लगन और तड़प का मैं थोड़ा सा हवाला इसलिए दिया, टैक्स देना चाहिए ना। सही बात हमें ये भी सोचना चाहिए कि मैं एक अजीम पाकिस्तानी हूँ, हम एक अजीम कौम में टैक्स ना दूंगा, ये गलत बात है। सही बात है। इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। अब होता क्या है, मैं आखिरी अली साहब से सिर्फ 30 सेकंड लेके, होता क्या है कि जो नॉर्मली, हालांकि हमने इस पर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे हमारे FBR ने तो मैनुअल सिस्टम उड़ा के रख दिया है। अब सारा का सारा सिस्टम जो है वो डिजिटाइज्ड है, मैनुअल इंटरवेंशंस कम की हैं, उससे बहुत ज़्यादा वो हुआ है। लीगल टीम्स हमने हायर की हैं। आप यकीन करेंगे कॉर्पोरेट, ये ज़रूरी है बताना आपको कि कॉर्पोरेट लीगल लॉयर्स हायर किए गए हैं। वो पता होगा इस बात का, मैं सिर्फ कौम को बता रहा हूँ कि वो हायर किए गए हैं, और अरबों रुपए के टैक्स जो लोग नहीं दे रहे थे, स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए थे, साल से FBR के पास आए हैं। तो ऐसे इकदाम मुमकिन है कि जिनसे हम सोर्स जो है जनरेट कर सकते हैं। राइट। सेंटर बैरिस्टर जफर साहब, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 100 अरब PSTP में से कट रहा है, इस पर कमेंट कीजिए। और क्या एटमी कुव्वत के पास ये सलाहियत है, ये कुव्वत है कि गुर्बत का खात्मा कर सके, पाकिस्तान के अवाम को 25 करोड़ को खुशहाल कर सके? जी, मैं बिल्कुल हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ। ये बिल्कुल हमारे पास हर चीज़ की सलाहियत है। हम गुर्बत भी इंशाल्लाह ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसीज़ हमारी इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये जो एडहॉक बेसिस पे पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे पैसा उठा के उधर डाल दो, इधर से इधर कर दो, इससे आपकी खुशहाली नहीं पहुँच सकेगी नीचे तक। मे बी कोई स्पेशल ग्रुप्स जो है उनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो नीचे तक खुशहाली पहुँचनी है वो उसके लिए ज़रूरी है कि अब लॉन्ग टर्म, और मेरा ख्याल अगर आप सिंपली उठा लें सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर या मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, उनकी आप 2-3 स्पीचेस उठा लें आज से, जो उन्होंने 30-30, 40-40 साल पहले कही थी कि हमने इस तरह इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनी आगे लेके चलना है, तो उन्होंने इतना गरीब मुल्कों को अब आप जाके देखेंगे कहाँ पहुंचा दिया है। तो हमारे पास सारी रिसोर्सेज हैं। याद है एक बार मुहाफिर आए थे इधर, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास ऐसी चीज़ है जो कि ऑयल से या गोल्ड से, तेल और सोने से ज़्यादा है। तो मैंने उनसे पूछा
कि ये कौन सी चीज़ हमारे पास ऐसी ज़्यादा है। उन्होंने कहा आपका लोकेशन जो अल्लाह ताला ने आपको जो जोग्राफिकल लोकेशन दी है, आप हर तरफ से जुड़ते हैं, हर तरफ से ट्रेड कर सकते हैं, Right. यही आपका सबसे बड़ा असासा है। आप जबरदस्त। इसी को इस्तेमाल कर लें सही तरह, तो जबरदस्त। आप खुशहाली नीचे तक सर ले इसी कमेंट पे इजाजत दीजिए कि मैं प्रोग्राम को क्लोज कर लूं, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब, डॉक्टर तारिक फदर चौधरी साहब। दैट्स ज़बरदस्त आज गुफ्तगू रही, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन, और इस तरह की डिस्कशंस प्रोग्राम्स में मज़ीद होनी चाहिए। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।